सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोडोंटिक शेपिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोडोंटिक शेपिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो बुक में एक बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन क्या है, तो ग्रुप 1 में हमारे आते हैं हैंड ऑपरेटेड एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट, हैंड ऑपरेटेड एंडो इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएंगे हमारे बार्ब्ड ब्रोचेस, फिर आएगी हमारी के फाइल्स या फिर रीमर्स, उसके बाद हमारे आएंगे एच फाइल्स यानी कि हेडस्ट्रॉम फाइल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रुप 1। फिर ग्रुप 2 में क्या आता है हमारा, लो स्पीड स्टेनलेस स्टील एंडो इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसमें आते हैं हमारे गेट्स ग्लिडन ड्रिल्स, साथ में हमारी आएगी पीजो रीमर्स। फिर ग्रुप 3 में हमारे आते हैं अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट जो हमारा ग्रुप है उसमें हमारे आते हैं इंजन ड्रिवन निकल टाइटेनियम यानी कि नेटाई एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स। और सबसे कॉमनली यही यूज़ होते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो रोटरी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे हम, एक रेसिप्रोकेटिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर उसके बाद कैनाल अडेप्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन। और कैनाल एडजस्टिंग में भी हम सेल्फ एडजस्टिंग फाइल देखेंगे और साथ में एक्सपी एंडो शेपर एंड फिनिशर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैंड ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसमें कोई भी हमारा रोटर वगैरह यूज़ नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली हम हैंड से फाइल्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा बार्ब्ड ब्रोचेस। तो बार्ब्ड ब्रोचेस क्या होती हैं, ठीक है, तो बार्ब्ड ब्रोचेस क्या होती है, एक छोटा हैंडल वाला इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, अब ये किस लिए यूज़ होता है, एक तो पल्प को निकालने के लिए, पल्प रिमूवल, और साथ में नेक्रोटिक डेब्रिस वगैरह। ठीक है, या फिर किसी भी फॉरेन मटेरियल को निकालने के लिए। ठीक है, इनको निकालने के लिए रिमूव होगा, इनको निकालने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं कैसे होती है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ना एक टेपर्ड राउंड सॉफ्ट आयरन वायर लेंगे, टेपर्ड राउंड आयरन सॉफ्ट वायर लेंगे। ठीक है, और उससे क्या करेंगे, उसमें एंगल्ड कट्स करेंगे सरफेस पे, यानी कि सरफेस पे उसके कट्स लगाएंगे। ठीक है, एंगल कट्स ऑन सरफेस। तो इससे क्या होगा, एक बार्ब्ड अपीयरेंस मिलेगी हमें, बार्ब्स देखने को मिलेंगे। बार्ब्स पता है ना क्या होते हैं, जैसे खेत वगैरह के आसपास में लगे होते हैं ना, उसकी बाउंड्रीज़ पर वो लोहे की तारें लगी होती हैं, या घरों के ऊपर भी कईयों पे लगी होती है लोहे की तारें, तो वो एक तरह से बार्ब्स होते हैं। ठीक है, ताकि गाय वगैरह वहाँ पे ना आ जाए। ठीक है, तो ये सब के लिए बार्ब्स लगे होते हैं वहाँ पे, तो उनको बोलते हैं बार्ब्स। तो वैसे ही सेम इसमें बार्ब्ड ब्रोचेस में होता है। अब इसके साइजेज़ होते हैं ट्रिपल एक्स्ट्रा फाइन से लेकर के एक्स्ट्रा कोर्स तक। ठीक है, ये इसके साइज़ रेंज होती है। अब उसके साइज़ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मान लो ब्रोच जो है, हमने जो ब्रोच यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक तो पल्प टिश्यू पूरा रिमूव नहीं हो पाएगा, कंप्लीट टिश्यू रिमूवल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये क्या कर पल्प को अपाइकल डायरेक्शन में, यानी कि जो पेरियापाइकल रीजन है उसमें पुश कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पेरियाडिकल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद ये कैनाल में बाइंड हो सकता है, कैनाल में बाइंड हो जाएगा, और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो उस टाइम पे ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लो वाइड हमने लिया तो उससे और क्या दिक्कत हो सकती है, वो डेंटीन में भी अटक सकता है, डेंटीन में अटक सकता है एक तरह से। ठीक है, और फिर ब्रोच निकालते टाइम ये टूट जाएगा। अब अगर मान लो ब्रोच जो है वो नैरो ले लिया हमने, तो उस केस में क्या होगा, अच्छे से इसमें पल्प पल्प इंगेज ही नहीं होगा। ठीक है, पल्प इंगेज नहीं होगा तो पल्प का रिमूवल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सही साइज़ लेना चाहिए।
अब सही साइज़ लेना कैसे, हमें पता कैसे लगेगा कि सही साइज़ कौन सा है? ठीक है, तो इससे हम देखेंगे लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमने यूज़ किया उसका साइज़ देखेंगे, यानी कि ब्रोच से पहले हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ देखेंगे और उसके हिसाब से हम ब्रोच का साइज़ सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम रेडियोग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर क्लिनिकली देखना हो तो हमें ये चेक करना होगा कि जब हम अपाइकल थर्ड में लेकर के जा रहे हैं ब्रोच को, तो वो ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा लूज़ हो। ठीक है, मतलब एकदम परफेक्ट फिट होना चाहिए वहाँ पे, थोड़ा ढीला, थोड़ा मतलब फिट होना चाहिए वहाँ पे, ना बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अब इसका प्रोसीजर क्या है, करना क्या होता है, इसमें पल्प कैसे रिमूव करेंगे हम? तो सबसे पहले हम रूट कैनाल को इरीगेट करेंगे विद द 5.2% सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ब्रोच को कैनाल में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, नो फोर्स। ठीक है, विदाउट फोर्स कैनाल वॉल्स को टच करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा सा 1 mm हम विड्रॉ करेंगे, यानी कि थोड़ा सा 1 mm हम बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद इसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, पल्प इंगेज हो जाएगा और फिर हम ब्रोच को बाहर निकाल लेंगे, होल्ड आउट, तो इसके साथ में पल्प भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रोसीजर है पल्प को निकालने के लिए विद द बार्ब ब्रोचेस। ठीक है, अब इसमें क्लिनिकल नोट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्लिनिकल नोट में ना पहले ये रिकमेंड किया जाता था कि जो ब्रोचेज हैं वो सिर्फ रूट कैनाल में, जो रूट कैनाल का जो स्ट्रेट पार्ट है ना, सिर्फ वहाँ तक ही यूज़ करो, ओनली यूज्ड टिल स्ट्रेट पार्ट ऑफ रूट कैनाल्स। ठीक है, यानी कि जहाँ पे रूट कैनाल कर्व हो रही है वहाँ पे हमें इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, ब्रेक हो सकता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कैनाल को ना कम से कम नंबर 20 या फिर 25 से 25 फाइल से ना इनलार्ज कर लेना है, उसके बाद ही हमें ब्रोच को यूज़ करना है। ठीक है, डायरेक्टली हम ब्रोच को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पल्प वहाँ पे सॉरी कैनाल वहाँ पे नैरो है और ब्रोच क्या होगी, काफ़ी वाइड हो जाएगी, और वाइड की वजह से क्या प्रॉब्लम्स थी ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो हमें पहले नंबर 20 या नंबर 25 फाइल से उसको फाइल को यूज़ करेंगे कैनाल के अंदर, उसके बाद ही हम ब्रोच को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो बार्ब ब्रोचेज होते हैं ना आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, अगर मान लो कैनाल वगैरह से बाइंड हो गए ना तो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। तो आजकल क्लिनिशियंस क्या करते हैं, वो बार्ब ब्रोचेज को यूज़ ही नहीं करते, बार्ब ब्रोचेज नॉट यूज। तो उसकी जगह वो क्या करते हैं, डायरेक्टली 10, 8 या 6 की के फाइल्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कैनाल को एक्सप्लोर और इंस्ट्रूमेंटेशन करने के लिए के मतलब के फाइल्स यूज़ कर लेते हैं 10, 8 या 6 की। ठीक है, तो बार्ब ब्रोचेज में इतना ही था। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं के फाइल्स या के रिमर्स। तो के फाइल्स और रिमर्स में ना इसको सबसे पहले मैन्युफैक्चर हुआ था 1900s में, और इसको मैन्युफैक्चर किया था केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। ठीक है, सबसे पहले इसको उन्होंने डिज़ाइन किया था। अब इससे क्या हुआ, रूट कैनाल प्रिपरेशन की ना एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। तो पहले ये इंस्ट्रूमेंट बनता था राउंड टेपर्ड कार्बन स्टील से। ठीक है, और बाद में इसको बनने लगा ये स्टेनलेस स्टील के ब्लैंक्स से। स्टेनलेस स्टील ब्लैंक मतलब एक तरह से स्टेनलेस स्टील का ब्लैंक मतलब समझ रहे हो, मतलब रेक्टेंगुलर, मतलब एक सिलेंडर टाइप से या स्क्वायर, मतलब सिलेंडर तो नहीं होगा, स्क्वायर टाइप एक ब्लैंक से, रॉ मटेरियल बेसिकली। तो वहाँ से स्टेनलेस स्टील ब्लैंक से ये बनने लगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको बनाते कैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इसकी देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं ना, स्टेनलेस स्टील लेते हैं हम, स्टेनलेस स्टील की वायर को, उसको उसके लेंथ के अलोंग ग्राइंड करेंगे। ठीक है, तो उसका क्रॉस सेक्शन बन जाएगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, 4 साइडेड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, या फिर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। हम बात करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, या तो क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होगा या फिर ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, फिर इसको टेपर्ड शाफ्ट को ना ट्विस्ट करेंगे हम। ये हमारे पास शाफ्ट बन गया स्क्वायर या फिर ट्रायंगुलर, इसको हम ट्विस्टिंग करेंगे, और ट्विस्टिंग से क्या होगा, इसमें फ्लूट्स बन जाएगी, फ्लूट्स फॉर्म। अब ये फ्लूट्स जो है वो 16 mm तक एक्सटेंड करेगी। जो हमारी जो वर्किंग प्लेट की जो थी ना डायमेंशन जो थी, वो 16 mm होती है, तो हमें 16 mm तक एक्सटेंड करना है इन फ्लूट्स को। ठीक है, टॉप से टिप तक कटिंग प्लेट पर 16 mm हम इसको एक्सटेंड करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, निकल टाइटेनियम यूज़ होने लगा इसमें। पहले क्या होता था, स्टेनलेस स्टील यूज़ होता था, अब धीरे धीरे निकल टाइटेनियम यूज़ होने लग रहा है। निकल टाइटेनियम क्यों यूज़ होने लग रहा है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है।
ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो इसमें मतलब ब्रेकेज के चांस वगैरह कम है, और इसके अलावा इसको जो कर्व्ड जो कैनल्स होंगे उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें भी अब निकल टाइटेनियम का यूज़ होने लगा है। अब इसका ट्रेडिशनल डिज़ाइन कैसे बनता था, देखो एक तो होता है इसमें रीमर, ठीक है, और एक होता है इसमें फाइल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रीमर जो बनता है वो बनता है ट्रायंगुलर ब्लैंक से, ठीक है, इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर, क्रॉस सेक्शन में ट्रायंगुलर होगा, और ये बनेगा स्क्वायर ब्लैंक से, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लूट्स में डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ फ्लूट्स, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लूट्स में डिफरेंस होता है। जो रीमर होता है ना, मान लो नंबर 30 का हमने रीमर लिया है, नंबर 30 का मतलब क्या है कि 0.3 mm उसका टिप का डायमीटर है, तो नंबर 30 के रीमर में कितनी फ्लूट्स होंगी, 15 फ्लूट्स होंगी 16 mm में, ठीक है, जो हमारी वर्किंग लेंथ है, जो हमारी ब्लेड की लेंथ है। और वहीं अगर हम नंबर 30 की फाइल लें तो उसमें होती है 22 फ्लूट्स इन 16 mm, यानी कि जो हमारी फाइल है उसमें फ्लूट ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू रीमर, ठीक है। तो डिफरेंस है नंबर ऑफ फ्लूट्स में, और साथ में क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ हमें करने के लिए पेनिट्रेट करना है, उसके बाद इसको रोटेट करना है, और उसके बाद इसको रिट्रैक्ट करना है, यानी कि बाहर निकालना है, ठीक है। अब इसके फ्लूट के डिज़ाइन का डिफरेंस क्या है, जो फाइल्स हैं, फाइल्स को ट्विस्ट किया जाता है ताकि उसमें टाइटर फ्लूट्स बन सकें। टाइटर फ्लूट्स का मतलब क्या है, टाइटर फ्लूट्स का मतलब ये है कि जो फ्लूट्स हैं उनके बीच का जो आपस का गैप है, उन मतलब एक फ्लूट और दो फ्लूट के बीच का जो गैप है वो कम है, वो कम है तभी तो टाइटर होंगी फ्लूट्स, ठीक है। तो फाइल्स में क्या होगी, टाइटर फ्लूट्स होंगी, और रीमर्स में क्या होगी, लूज़र फ्लूट्स होंगी, ठीक है। अब जो स्क्वायर ब्लैंक से मान लो जो फाइल बनती है ना, फाइल जो हमारी स्क्वायर ब्लैंक से बन रही है, तो स्क्वायर ब्लैंक से बनने वाले इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये फ्रैक्चर रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी ना कटिंग एफिशिएंसी कम होती है। तो जनरली जो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, स्मॉल या फ्रेजाइल इंस्ट्रूमेंट जिनके ब्रेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जनरली स्क्वायर ब्लैंक यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्लैंक क्या है, रेजिस्टेंट है टू द फ्रैक्चर। और अगर मान लो ट्रायंगुलर ब्लैंक हम यूज़ करते हैं, तो ट्रायंगुलर ब्लैंक में क्या होता है ना, ट्रायंगुलर ब्लैंक क्या होता है, ये फ्रैक्चर रेजिस्टेंट तो नहीं होता, लेकिन इसकी कटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कटिंग एफिशिएंसी लगभग 2.5 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर मान लो हम लार्ज इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, अब लार्ज इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें तो वैसे ही फ्रैक्चर के चांसेस कम है, ठीक है, वाइड है, लार्ज है, तो उसमें वैसे ही मतलब फ्रैक्चर के चांसेस कम है, तो उसमें हम ट्रायंगुलर ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्मॉल बना रहे हैं, अगर हम स्मॉल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो उसमें क्या है, फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस केस में हमें स्क्वायर ब्लैंक यूज़ करना होगा, ठीक है। अब इसमें फ्रैक्चर होता कब है, फ्रैक्चर कब कब हो सकता है, जब मान लो स्टील शाफ्ट में अनडिटेक्टेड हो, मान लो स्टील जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई अनडिटेक्टेड फ्रैक्चर हो, ठीक है, यानी कि मेनली हमारा रॉ मटेरियल ही ख़राब है। फिर उसका क्या हो रहा है, या तो हम इंस्ट्रूमेंट को 360 डिग्री से ज़्यादा रोटेट कर दें, रोटेटेड एक्सेसिवली, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट है मान लो, वो क्या होता है, वो उसको हम ज़्यादा टर्न्स दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा टर्न्स दे सकते हैं। लेकिन अगर नॉन फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम ज़्यादा टर्न्स नहीं दे सकते। तो उस केस में अगर मान लो हम नॉन फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें ज़्यादा टर्न्स नहीं देनी, ठीक है। तो अब क्या टिप्स हैं टू रिड्यूस फ्रैक्चर, एक तो हमें एक बार में ना मैक्सिमम टर्न 90 डिग्री देना है, 90 डिग्री टर्न मैक्स इन सिंगल, ठीक है, सिंगल टाइम में हमें मैक्सिमम 90 डिग्री का टर्न देना है। फिर हमें इंस्ट्रूमेंट को बार बार रिट्रैक्ट करना है, यानी कि बार बार हमें बाहर निकाल के देखना है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आ गई, ठीक है। और अगर इंस्ट्रूमेंट डिफॉर्म हो गया है, अगर वो कट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि उसमें डिफॉर्मिटी एक तरह से बढ़ती जाएगी, वो कट नहीं करेगा, तो उस केस में हमें डिफॉर्म्ड इंस्ट्रूमेंट को डिस्कार्ड करना होगा, इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिस्कार्डेड। अब इसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं इसमें, तो मॉडिफिकेशंस क्या है, एक तो है के फ्लेक्स फाइल, ये क्या है, रोम्बोइडल या डायमंड शेप्ड ब्लैंक से बनती है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लूट्स होते हैं ना वो हाई और लो होते हैं, यानी कि हाई फ्लूट फिर लो फ्लूट, फिर हाई फ्लूट फिर लो फ्लूट, ऐसे करके ऑल्टरनेट हाई एंड लो फ्लूट होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होते हैं, इसका ये क्या क्लेम करते हैं, इससे ये क्लेम करते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो कटिंग एफिशिएंसी है वो दोनों बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा एफिशिएंट इसमें डेब्रिस रिमूवल होता है,
और फिर उसके बाद हमारी फ्लेक्स आर फाइल्स, ये भी एक मॉडिफिकेशन है इसमें। तो फ्लेक्स आर फाइल्स क्या होती हैं, ये स्टेनलेस, मतलब इसमें क्या होता है ना, इसको ऐसा मॉडिफाई किया जाता है कि जो टिप है वो हमेशा कैनाल के सेंटर में रहे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंप्लीट सर्कमफेरेंशियल कटिंग होती है। तो सर्कमफेरेंशियल कटिंग हुई तो क्या होगा, इसमें लेज फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि लेज फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि लेज नहीं बनना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेट एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेज फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये इसका फ़ायदा है। और ये मार्केटेड कैसे की जाती है, फ्लेक्स आर फाइल्स के नाम से। ठीक है, तो ये थी हमारी के फाइल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडस्टॉर्म, जिनको हम शॉर्ट में एच फाइल्स भी बोलते हैं। तो ये हमारी बनती है राउंड स्टेनलेस स्टील वायर से। ठीक है, और इसमें स्पाइरल फ्लूइड्स है ना, स्पाइरल फ्लूइड्स इसमें ऐसे बनाए जाते हैं ताकि ये दिखें एकदम, जो हमारा स्क्रू होता है ना उसके जैसे दिखते हैं स्पाइरल फ्लूइड्स इसमें। ठीक है, अब इसकी कटिंग एफिशिएंसी जो है के टाइप इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा होती है, हायर देन के टाइप। ठीक है, और इसकी पॉजिटिव, मतलब इसकी कटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका रीज़न एक तो पॉजिटिव रेक एंगल होता है इसमें। रेक एंगल हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो ज़्यादा पॉजिटिव रेक एंगल होता है। और दूसरा क्या होता है, ब्लेड का ना कटिंग एंगल होता है रेदर देन स्क्रैपिंग एंगल। ब्लेड है कटिंग एंगल। ठीक है, रेक एंगल वाले कॉन्सेप्ट है ये मेनली। अब इसका यूज़ हम कब करते हैं, मतलब यूज़ कैसे करते हैं, सॉरी। तो यूजेज इसका कैसे होता है, इसमें वन डायरेक्शन में इसको मूव करना होता है, यानी कि इसको इंसर्ट करेंगे और फिर रिट्रैक्ट करेंगे। इसको हमें टॉर्क नहीं लगाना, टॉर्क नहीं लगाना, यानी कि इसको रोटेट नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें। फिर इसकी मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन क्या होता है, एक तो होता है सेफ्टी हेडस्टॉर्म। तो सेफ्टी हेडस्टॉर्म में क्या होता है ना, एक नॉन कटिंग साइड होती है। तो अभी नॉन कटिंग साइड होती है, इसकी वजह से लेजिंग नहीं होती। ठीक है, कर्व्ड कैनाल्स में लेजिंग नहीं होती, तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। फिर उसके बाद हाई फ्लेक्स फाइल्स भी आई हैं। हाई फ्लेक्स फाइल्स का क्रॉस सेक्शन है ना एस शेप्ड होता है। ठीक है, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यार मैं मान रहा हूँ कि काफ़ी ड्राई टॉपिक है और एग्जाम में ज़्यादा पूछते भी नहीं है। ठीक है, एक बार को गो थ्रू कर लो, अगर बाई चांस कभी आ गया थोड़ा बहुत आइडिया रहे, ठीक है, तो ये सब लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया एक बार सुन भी लोगे तो उतना भी बहुत है। उसके बाद थर्ड जो है वो है यूनिफाइल्स। तो यूनिफाइल्स में क्या होता है ना, इसमें टू सुपरफिशियल ग्रूव्स होती हैं। और ये होता है लेस प्रोन टू फ्रैक्चर, लेकिन साथ साथ ना इसमें कटिंग एफिशिएंसी भी कम होती है। ठीक है, तो अब ये नो लॉन्गर मार्केटेड, यानी कि अब मार्केट में नहीं मिलता ये, नो लॉन्गर मार्केटेड। और फिर है हमारी आखिरी एस फाइल्स। ये सारी हम मॉडिफिकेशन देख रहे हैं एच फाइल्स की। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी डबल हेलिक्स क्रॉस सेक्शन होता है, डबल हेलिक्स क्रॉस सेक्शन। और ये यूनिफाइल जो देखा ना हमने, उसी का मॉडिफिकेशन है या वेरिएशन है। ठीक है, अब जो मोस्टली जो स्टेनलेस स्टील और नाइटी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उन्होंने रिप्लेस कर दिया ओल्ड कार्बन स्टील इंस्ट्रूमेंट्स को। जैसे पहले हम क्या यूज़ करते थे, ओल्ड कार्बन स्टील इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया मेनली नाइटी इंस्ट्रूमेंट्स ने। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एक तो, ठीक है, और साथ में लेस ससेप्टेबल टू कोरोजन होते हैं। कि जब हम इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह इरिगेंट यूज़ करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, जो नॉर्मल जो कार्बन स्टील वगैरह वाले इंस्ट्रूमेंट थे उसमें कोरोजन होता है, लेकिन नीटी इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब जो आए हैं स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट, इनमें कोरोजन नहीं होता। ठीक है, अब इनकी अवेलेबल लेंथ एक तो शॉर्ट लेंथ में मिलते हैं, एक मीडियम या स्टैंडर्ड जिसको बोल देते हैं, और एक लॉन्ग लेंथ। तो शॉर्ट कितना होगा, शॉर्ट होगा 21 mm, स्टैंडर्ड होगा 25 mm,
और लॉन्ग होगा 31 mm। ठीक है, तो इन सब अवेलेबल लेंस में मिलते हैं। 21 mm किस में यूज़ करेंगे, मोलर्स में। ठीक है, और लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस में यूज़ करेंगे, कस्पिड में, या फिर ऐसे अपाइकल फोरामेन में बहुत ज़्यादा डीप है जो। ठीक है, जहाँ पे हम नॉर्मल जो हमारी फाइल है शॉर्ट वाली और स्टैंड वाली, उसको हम अपाइकल फोरामेन को रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें लॉन्ग वाला यूज़ होगा। ठीक है, तो ये था हमारा H5। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो स्पीड स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट की, जो हमारा ग्रुप 2 था। तो उसमें हमें सबसे पहले बात करनी है गेट्स ग्लिड एंड ड्रिल के बारे में। तो ये जो गेट्स ग्लिड एंड ड्रिल है, इसका स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग थिन शाफ्ट। ठीक है, और साथ में ये फ्लेम शेप्ड हेड होता है इसका। सेफ टिप होती है इसमें, तो यानी कि परफोरेशन से गार्ड करके रखते हैं, यानी कि परफोरेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसका कटिंग एक्शन कैसे होता है, कटिंग एक्शन होगा इसका थ्रू फ्लेम शेप्ड हेड से। ठीक है, और साथ में इसमें हमें क्या करना है, जेंटल अपाइकल प्रेशर लगाना है। अब मान लो अगर ये फ्रैक्चर होती है, ठीक है, तो फ्रैक्चर होने का सबसे मोस्ट कॉमन पॉइंट इसमें होता है जो नेक है ना, इसकी शाफ्ट की जो नेक है वहाँ से फ्रैक्चर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका नैरोएस्ट डायमीटर होता है। अब मान लो अगर ये फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसके बाद ये अपने आप टूथ से एक्सट्रूड हो जाती है, इनकी बाहर निकल आती है। ठीक है, इसको हम बाहर मतलब पूरी बाहर निकल, थोड़ी सी एक्सट्रूजन हो जाता है, और फिर जो ब्रोकन सेगमेंट है उसको हम प्लायर से रिमूव कर सकते हैं, प्लायर से ग्रास्प करके रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस क्या हैं इसके। तो एक तो यूज़ है इसका लिंगुअल शोल्डर रिमूव करने में। तो पैरेटल शोल्डर हमने बात करी थी ना मैक्सिलरी एंटीरियर में, लिंगुअल या पैरेटल शोल्डर्स को रिमूव करने में, और साथ में रूट कैनाल ओरिफाइसेस को इनलार्ज करने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी पीजोरीमर्स। अब पीजोरीमर्स क्या हैं, ये भी लॉन्ग होते हैं और इनमें शार्प फ्लूट्स होती हैं। ठीक है, और इसमें होता है थिक शाफ्ट। अब इसका कटिंग एक्शन कैसा होता है, लेटरली कट करते हैं ये। और इसका यूज़ क्या है, एक तो प्रिपरेशन ऑफ पोस्ट स्पेसेस, यानी कि जब हम पोस्ट एंड कोर करते हैं तो उसमें पोस्ट के स्पेस बनाने के लिए, और साथ में गट्टा पर्चा मान लो हो चुका है, ऑब्जर्वेशन हो चुकी है, तो गट्टा पर्चा को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं हमारे गेट्स ग्लिड ड्रिल और पीजोरीमर के बारे में। तो एक तो देखो दोनों स्टेनलेस स्टील से बने होंगे। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं विद स्लो स्पीड हैंड पीस, इलेक्ट्रिक स्लो स्पीड हैंड पीस। रोटेशनल स्पीड क्या होगी, 800 से 1200 आरपीएम। और दोनों ही हमारे एग्रेसिव कटिंग इंस्ट्रूमेंट है, और साथ में दोनों ही इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, और एक्सट्रीम कॉशन इनमें ध्यान रखना होता है हमें, या तो इन ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन के चांसेस होते हैं इनमें, तो इसलिए हमें जेंटल प्रेशर लगाना है। ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन के चांसेस और परफोरेशन के चांसेस होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में।